हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। सैम्पलिंग मेथड्स कर रहे थे हम लोग। हमने देखा था कि 6 तरह के सैम्पलिंग मेथड्स होते हैं, जिनमें से 3 को हमने डिस्कस किया था। सबसे पहला हमने डिस्कस किया था रैंडम सैम्पलिंग, सेकंड हमने डिस्कस किया था पर्पसिव सैम्पलिंग और थर्ड हमने डिस्कस किया था स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। अदर जो 3 रिमेनिंग हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग एंड कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो इन 3 मेथड्स को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने इस चैप्टर में पढ़ा था सेंसस मेथड के बारे में और सैंपल मेथड के बारे में, और सैम्पलिंग मेथड्स को हम डिस्कस कर रहे थे। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं हमारे फोर्थ सैम्पलिंग मेथड से, दैट इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। In this method, samples are selected systematically. इस मेथड में जो सैंपल सिलेक्ट किया जाएगा यूनिवर्स से या फिर पॉपुलेशन से, वो किस तरह से सिस्टमैटिकली सिलेक्ट किया जाएगा। अब जैसे कि क्लास में 30 स्टूडेंट्स है या 40 स्टूडेंट्स है, तो 40 स्टूडेंट्स की क्लास में सिस्टमैटिकल सैम्पलिंग किस तरह से हो सकती है। जैसे कि अगर बोल दिया जाए कि रोल नंबर 5, रोल नंबर 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40, ये रोल नंबर्स अगर एज अ सैंपल सेलेक्ट कर लिए जाए तो इसे क्या बोला जाएगा, सिस्टमैटिक सैंपलिंग बोला जाएगा। कि हमने जैसे 5 के मल्टीपल्स में रोल नंबर्स को क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया एज अ सैंपल। तो ये क्या है, एक तरह का सिस्टमैटिक सैंपलिंग है। तो सिस्टमैटिकली किस तरह से जो हमारा सैंपल है सिस्टमैटिकली कलेक्ट किया जाएगा, बाय अरेंजिंग द पॉपुलेशन को अरेंज करके, कैसे, न्यूमेरिकली, ग्राफिकली और अल्फाबेटिकली। न्यूमेरिकली जैसे अभी एग्जांपल लिया कि 5 के मल्टीपल्स में रोल नंबर को सिलेक्ट कर लिया, या फिर अल्फाबेटिकली कि स्टूडेंट्स जिनके नेम स्टार्ट हो रहे हैं अल्फाबेट्स A, S, K, T, ऐसे से कोई भी हो सकता है, तो इन स्टूडेंट्स को एज ए सैंपल सिलेक्ट कर लिया। तो ये क्या है, हमारा सिस्टमैटिक सैंपलिंग है। क्लियर, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है। सिस्टमैटिकली हमने या 5 के मल्टीपल्स में, 2 के मल्टीपल्स में, 10 के मल्टीपल्स में, या फिर अल्फाबेटिकली जो अल्फाबेट्स को हमने सिलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग हमने अपने पॉपुलेशन से सैंपल को सिलेक्ट कर लिया। क्लियर, अब हम देखते हैं मैरिज ऑफ सिस्टमैटिक सैंपलिंग, सिंपल एंड इजी। ये मेथड क्या है, बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही ज्यादा इजी है। नेक्स्ट वन इज नो बायसनेस। इसमें बायसनेस नहीं है किसी की, क्योंकि हमने जो इन्वेस्टिगेटर है उसने अपने हिसाब से नहीं देखा कि पॉपुलेशन की किस यूनिट को एज ए सैंपल सिलेक्ट होना ही चाहिए या किसी भी तरीके से, उसने बस पॉपुलेशन को अरेंज किया और सिस्टमैटिकली सैंपल को सिलेक्ट कर लिया। डी मैरिज देखते हैं, नो इक्वल चांसेस फॉर बीइंग सिलेक्टेड। अब पॉपुलेशन के जितने भी यूनिट्स है या फिर जितने भी आइटम्स हैं, उन सबके पास इक्वल चांस नहीं है सेलेक्ट होने का। और सेकंड वन इज डाइवर्स पॉपुलेशन इज रिक्वायर्ड। अब देखिए सिस्टमैटिक सैंपलिंग तभी ज्यादा रिलायबल होता है जब हमारा पॉपुलेशन क्या हो, डाइवर्स हो। मतलब अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तभी मतलब इस सैंपलिंग मेथड का है बेनिफिट जो ज्यादा मिलता है। अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि टोहाना के 2 या 3 एरियाज ले लिए। इस एरिया में अगर हम बोले कि हर दूसरे घर में जाकर सर्वे करना है, तो ये मेथड कब सुटेबल रहेगा, जब हम 2 से 3 एरियाज में सर्वे कर रहे हैं या फिर इनसे डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं। अगर हम एक ही एरिया से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं या फिर एक ही एरिया में सर्वे कर रहे हैं, तो हम हर घर में सर्वे कर सकते हैं। हमें इस तरह से सिस्टमैटिकली सैंपल सिलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो कब ये डाटा रिलायबल ज्यादा होगा, जब जो हमारी पॉपुलेशन क्या होगी, डाइवर्स होगी, यानी कि पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स डाइवर्स होंगे, पॉपुलेशन को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया जा सके, तभी ये मेथड क्या होगा, ज्यादा सुटेबल रहेगा। क्लियर, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड की तरफ, कोटा सैंपलिंग। अब देखिए कोटा सैंपलिंग क्या है। कोटा, ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, आज इस सैंपलिंग मेथड की तरफ आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। इसके पहले हमने एक मेथड किया था ना, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग मेथड। चलिए लास्ट में उन तीनों मेथड्स को भी डिस्कस कर लेंगे, अभी फिलहाल इसी पर फोकस करते हैं। तो कोटा सैंपलिंग में क्या होता है, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग मेथड्स की तरह जो पॉपुलेशन है उसको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। अभी जैसे कि +1 के सभी स्टूडेंट्स की बात करें, +1 के स्टूडेंट से हमको सैंपल सेलेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे
ये जो हमारी पॉपुलेशन डाइवर्स है, जैसे कि इसे डिवाइड कर लेंगे अलग अलग ग्रुप्स में। जैसे हमने आर्ट्स का सेक्शन अलग कर लिया, कॉमर्स का सेक्शन अलग कर लिया, मेडिकल का सेक्शन अलग कर लिया और नॉन मेडिकल का सेक्शन अलग कर लिया। तो हमें जो भी सैंपल चाहिए हम क्या करते हैं, उस सैंपल को प्रोपोर्शनेटली डिवाइड कर लेते हैं कि 25% स्टूडेंट्स हमें आर्ट्स क्लास से चाहिए, 25% स्टूडेंट्स कॉमर्स क्लास से चाहिए, 25% स्टूडेंट्स मेडिकल से और 25% नॉन मेडिकल सेक्शन से हमें स्टूडेंट्स चाहिए। तो हमने अपनी पॉपुलेशन को सबसे पहले ऐसी पॉपुलेशन जिसे डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है उसे डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया, और फिर उसके बाद एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन या फिर फिक्स परसेंटेज से उस हमने ग्रुप से, डिफरेंट ग्रुप से क्या कर लिया, अपने सैंपल को सिलेक्ट कर लिया। इन दिस मेथड पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। पॉपुलेशन को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा और उसके बाद फिक्स्ड परसेंटेज इज सिलेक्टेड फ्रॉम ऑल द ग्रुप। सभी ग्रुप्स में से फिक्स्ड परसेंटेज को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। ये परसेंटेज ध्यान रखिएगा क्या होगी, फिक्स होगी, मतलब पहले से ही फिक्स कर लिया जाता है। अभी जैसे कि पर्टिकुलर किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो वहाँ पर कोटा बने होते हैं ना कि जनरल्स के लिए इतना कोटा है और उसके बाद या फिर अदर जो कैटेगरीज हैं उनके लिए इतना कोटा है। तो क्या होता है कि परसेंटेज को फिक्स किया जाता है कि टोटल जितने स्टूडेंट्स का एडमिशन हमने करना है उसमें से इतने परसेंटेज जनरल कैटेगरी के होंगे और इतने परसेंटेज अदर कैटेगरीज के होंगे। तो कोटा सैंपलिंग में हमने पढ़ा कि पॉपुलेशन को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया जाएगा और सभी ग्रुप्स में से फिक्स परसेंटेज को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। अब हम देखते हैं कन्वीनियंस सैंपलिंग। इन दिस मेथड सैंपल इज सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस और कंफर्टेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टिगेटर। इस मेथड में ये देखिए नाम क्या है मेथड का, कन्वीनियंस सैंपलिंग। कन्वीनियंस बोलते हैं सुविधा को, कि इन्वेस्टिगेटर जो है अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग जहाँ पर उसे ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है उसी सैंपल को वो क्या कर लेगा, सिलेक्ट कर लेगा। सैंपल इज सिलेक्टिंग अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस और कंफर्टेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टिगेटर। मतलब इन्वेस्टिगेटर को लगे कि ये सैंपल सिलेक्ट करने में मुझे इजी हो जाएगा कंक्लूजन निकालना या फिर अपने डाटा को, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, तो वही सैंपल को क्या कर लेता है, इन्वेस्टिगेटर सिलेक्ट कर लेता है। क्लियर, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग जहाँ पर उसे ज्यादा मेहनत ना लगे या इजीली काम हो जाए। अब हम देखते हैं रिलायबिलिटी ऑफ सैंपल। जो सैंपल की रिलायबिलिटी है वो किस तरह से बढ़ाई जाती है, किस पर बेस्ड होती है। मतलब जो भी हमने ये सैंपल सेलेक्ट किए हैं, अब इसी सैंपल से हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इसी सैंपल से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हम अपना कंक्लूजन निकालेंगे। तो अब हम ये चीज कैसे करें कि जो हमने सैंपल सिलेक्ट किया है वो रिलायबल हो, ऐसा हो जिस पर विश्वास किया जा सके। तो उसके लिए भी हमें सर्कमस्टांसेस बताए हैं। साइज ऑफ सैंपल, कि जो सैंपल का साइज है अगर वो है वेरी स्मॉल, हमने 100 बच्चों में से, स्कूल के 100 स्टूडेंट्स में से हमने चूज किया ओनली 20 स्टूडेंट्स को, तो सैंपल का साइज पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग क्या है, बहुत ही छोटा है। तो ऐसे में जो हमारा सैंपल होगा रिलायबल नहीं होगा। जैसे जैसे सैंपल का साइज बढ़ता जाएगा, अगर मैं बोलूं कि 100 में से हमने 50 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया है एज ए सैंपल, तो ये सैंपल रिलायबल होगा क्योंकि ये पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है इन अ गुड मैनर। क्योंकि अब देखिए 100 में से 50 बच्चे निकल कर के आएंगे, उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे तो वो ज्यादा बेटर होगी, क्योंकि ये क्या है, अच्छा खासा प्रोपोर्शन रहता है पॉपुलेशन का। नेक्स्ट वन इज मेथड ऑफ सैंपलिंग। हमें जो सैंपल मेथड को चूज करना है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चूज करना है। अभी देखिए जैसे हम बात करें कि 11th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे हमने डाटा को कलेक्ट करना है और हमने यहाँ पर मेथड लगा दिया रैंडम सैंपलिंग मेथड। तो ये जो मेथड है इससे हमें रिलायबल इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी पॉपुलेशन है ना ये डाइवर्स है, इसको और भी ग्रुप्स में बांटा जा सकता है। हमारा जो सैंपल है अगर वो होमोजेनियस पॉपुलेशन से लिया जाए तो बेटर रिजल्ट निकल करके सामने आते हैं। तो 11th क्लास के स्टूडेंट्स को सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 4 पार्ट्स में, आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल। उनमें से हम
हम सैंपल को सिलेक्ट करें तो ये मेथड क्या होगा, ज़्यादा बेटर होगा। तो जो मेथड हम चूज कर रहे हैं सैंपलिंग के लिए वो क्या होना चाहिए, सिचुएशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, सिचुएशंस के को सूट करता हो, ऐसा हमारा मेथड होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज ट्रेनिंग ऑफ न्यूमरेटर्स, कि जो न्यूमरेटर्स है वो वेल ट्रेन्ड होने चाहिए। न्यूमरेटर्स कौन होते हैं, हमने पढ़ा भी था, जो इन्वेस्टिगेटर के बिहाफ पर क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो न्यूमरेटर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। अगर हमारे न्यूमरेटर्स एक्सपर्ट नहीं है सैंपल को सिलेक्ट करने में तो हमारा जो सैंपल है वो रिलायबल नहीं हो सकता। तो प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि काम कैसे करना है, तब जाकर हमारे न्यूमरेटर्स अच्छा काम देंगे। अब नेक्स्ट वन इज बाइस ऑफ न्यूमरेटर और कोरेस्पोंडेंस, कि जो न्यूमरेटर्स है, जो कोरेस्पोंडेंट्स है, मतलब जो कि किसके बिहाफ पर काम कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेटर्स के बिहाफ पर काम कर रहे हैं, उनकी बायसनेस नहीं होनी चाहिए। अगर उनकी बायसनेस होती है तो हमारा जो सैंपल है वो क्या होगा, रिलायबल नहीं होगा। तो हमने यहाँ पर सैंपलिंग मेथड्स को कंप्लीट किया और रिलायबिलिटी ऑफ सैंपल की, सैंपल किन केसेस में रिलायबल होता है, हमने उन केसेस को डिस्कस किया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक या दो टॉपिक्स रहते हैं इस चैप्टर के, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, स्टडी करते रहिए। थैंक यू।